नमस्कार एंड आज हम बात करेंगे शहरों में विविधता किस लिए ज़रूरी है और हम उसको किस तरह बरकरार रखें। ये जो टॉपिक है ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कितनी सारी जनता धीरे धीरे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और शहर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। हम ज़िंदगी ये ज़मीन का धरती का काफ़ी हिस्सा अब धीरे धीरे ना शहरों का परसेंटेज काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर एक ही तरह के शहर बनते रहे या एक ही तरह की उसमें डेवलपमेंट होती रही तो मतलब जो विविधता धरती पर है वो बहुत ही ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए ये एक कुछ सोचने के लिए सवाल मैं साथ लेके आई हूँ। इसमें मैं विविधता को कई तरीक़ों से देखना चाहूँगी। एक तो लोगों की विविधता, इकोलॉजी की विविधता और क्या कहते हैं बिल्डिंगों की विविधता, कई तरह की डाइवर्सिटी शहर में किस तरह से हम बनाए रखें और क्यों बनाए रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है ना, इस बारे में क्यों हम सोचें। इस बारे में क्यों हम सोचें से पहले आने से पहले मेरे अंदर ये सवाल क्यों आ रहा है और क्यों आया उस तक पहुंचना चाहती हूँ। और वो उसके लिए मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। मेरी ट्रेनिंग आर्किटेक्चर में है, बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री मैंने आर्किटेक्चर में की और इसमें हमने कई कुछ सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं और कैसे डिज़ाइन होती हैं, उनकी कैसे कंस्ट्रक्शन होती हैं, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री क्या है, उसमें आर्ट भी सीखा, प्लम्बिंग भी सीखी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सीखी, कैलकुलस सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग रही आर्किटेक्चर की, जिसमें बहुत तरीके से हमें एक विविध वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड स्पेशली बिल्ट वर्ल्ड सोचने को मिला। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा, मतलब 5 सालों में 5 साल होता है आर्किटेक्चर का कोर्स, उसमें बॉदर करती रही, खटकती रही और सवाल आता रहा। और उसके बाद मास्टर्स में और भी ज़्यादा, मास्टर्स मैंने अमेरिका में करी, वहाँ पे ये सवाल और ज़्यादा मुझे तंग किया। इंडिया में फिर भी कुछ एक एंगेजमेंट थी, आगे पीछे नेगोशिएशन थी, हर तरह के सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे थे, उनको स्टडी करने को मिल रहा था। और मास्टर्स लेवल पे मुझे बहुत, मतलब एक ना आर्किटेक्चर में फॉर्म, फंक्शन, इन तरह की डिबेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और भी बहुत सारी डिबेट्स इंपॉर्टेंट हैं। और उस आजकल तो फिर भी एक अलग ट्रेनिंग शुरू हो गई है, पर मेरे ज़माने में जब मैं आज से 25-30 साल पहले आर्किटेक्चर पढ़ रही थी तो फिर हम काफ़ी वी वर स्टिल इन दैट, वो मॉडर्निज्म वाला जो एक फेज़ था उसमें थे। तो मुझे हर बार ये बॉदर करता था कि इसमें इंसानों का रोल कहाँ है। लाइक इतने सारे, मतलब मैं देख रही हूँ कि लेबर आ रही है, उसमें वही मजदूर कोई ईंटें उठा रहा है, कोई फैमिली भी है, उसमें छोटा बच्चा भी है, वो अपनी दुपट्टा टांग के पेड़ से छोटे बच्चे को वहीं लिटाया हुआ है, साथ में ईंटों का काम चल रहा है, सीमेंट का काम चल रहा है, कुछ डेंजरस काम भी चल रहे हैं। मतलब ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी भी तो एवरीडे लाइफ है। मतलब हम सिर्फ बिल्डिंग के बारे में कैसे सोच सकते हैं, उसके अंदर जो ह्यूमन लेबर का कंपोनेंट है उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा। लाइक एटलीस्ट आर्किटेक्चर के अंदर उस समय पे मुझे नहीं मिला कोई बात कर रहा था। और दूसरा, फिर जब कोई रहने जाता है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे लगा कि ये डिज़ाइन पे जो एम्फेसिस था, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसमें लोग किस तरह से उस डिज़ाइन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें मेरे को जो दिखा वो कम एम्फेसिस दिखा। और कैसे उसको उसमें जगह को अपने हिसाब से बदलते हैं या जगह उनको बदलती है, जिस तरह से डिज़ाइन हुई है जगह उस वे में। ये सारे सवाल मुझे बहुत 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 तंग कर रहे थे आर्किटेक्चर पढ़ते पढ़ते। और एक दिन किसी प्रोफेसर ने कह ही दिया कि आप ये सब सवाल क्यों पूछ रही हैं, ये तो आर्किटेक्चर नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना, मुझे वो करना है जिसमें मैं ये सवालों का जवाब ढूंढ सकूं। और मुझे मिला ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्पेशली, और इवन वाइडली ज्योग्राफी में बहुत सारे कनेक्शंस पॉसिबल लगे मुझे। मतलब हमारा
जो बिल्ट इन्वायरमेंट भी आ रहा है, और इकोलॉजी भी आ रही थी, और कल्चर भी आ रहा था, पॉलिटिक्स भी आ रही थी, इकोनॉमिक्स भी आ रही थी, और हर चीज़ों को स्थानीय तौर पे एक स्पेशल वे में देखा जा रहा था, जो वो ओवरलैप था आर्किटेक्चर के साथ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में। तो वो एक मिला, और साथ ही जहाँ पे मैंने पढ़ाई की उधर एक पॉसिबिलिटी थी कि आप ज्योग्राफी के साथ साथ विमेन स्टडीज़ भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, जब बिल्डिंग किस तरह से यूज़ होती है, तो बिल्डिंग कौन बनाता है, और उसको उसमें जैसे लेबर कोई औरत मजदूर बना रही है, तो वो अपने बच्चे साथ में कैसे पाल रही है, इस तरह की चीज़ें भी मुझे बहुत सवाल उठ रहे थे इस पे। तो वो विमेन स्टडीज़ की स्टडी ने भी मुझे कुछ टूल्स ऐसे दिए जिससे मैं अपने सवालों को के जवाब ढूंढना शुरू कर सकूं। और दूसरा, इन दोनों डिसिप्लिन्स ने, ज्योग्राफी ने और विमेन स्टडीज़ ने, एक जो मुझे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग की पावर किस तरह काम करती है हमारी सोसाइटी में, और पावर किस तरह बहुत ही अनइक्वल तरीके से बटी हुई है दुनिया में, और वो जो इनइक्वालिटी है उसकी, जो किसी को कम किसी को ज़्यादा मिली है, वो दैट हैज़ टू डू अ लॉट विद स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब कैसे किस पार्ट ऑफ के शहर में ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, कहाँ पे नहीं है, वहाँ कौन लोग रहते हैं, वहाँ कौन लोग रहते हैं, विमेन कितनी प्रॉपर्टी ओन करती हैं, नहीं करती हैं। सो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इन सब से रिलेटेड पावर क्या है, लाइक किसको डिसीजन मेकिंग की पावर है, कौन किस तरह से उसको रेजिस्ट करता है, वो रेजिस्टेंस कहाँ तक कामयाब होती है, ये सारे टूल्स मुझे कुछ हद तक आर्किटेक्चर को छोड़ने के बाद मिले। हालांकि एक जो कई बार होता है कि जो आपकी अंडर ग्रेजुएट की ट्रेनिंग है वो आपके साथ हमेशा ही रहती है और रही, और फिर से आई मीन इवन इनसाइड आर्किटेक्चर वही सवाल फिर मैं पूछती रही हूँ और पूछती रहूँगी। सो आज की टॉक एक तरीके से उन्हीं सवालों को हम लोग आपस में रखने की है मेरा इरादा। तो ये ज़्यादा थोड़ा कुछ उस तरीके से होगी, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इस पे मैं डेटा भी नहीं दे रही और बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी में भी नहीं घुस रही, लेकिन बहुत ही रोज़मर्रा आम ज़िंदगी में हमारा शहर के साथ जो इंटरेक्शन रहता है उसमें उसके बारे में बात करूँगी। उसमें मैं एक विविधता की बात करना चाह रही हूँ, और ये मेरी जो जर्नी रही है और इसने जो मुझे मजबूर किया ये सब सवाल पूछने के लिए। तो अब हम आते हैं शहर पे, और शहर क्या है और शहर किसका है, शहर कौन बनाता है, शहर क्या क्या रूप ले सकता है, क्या क्या हमने रूप देखे हैं, क्या हमने अभी तक नहीं देखा। हम कई स्कीमें सुनते हैं शहरों की, आजकल स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। स्मार्ट क्या है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, इसमें इंसानों का क्या रोल है, ये सब शहर के लिए बहुत ज़रूरी सवाल हैं। और शहर एक, मतलब जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हमारी जनरेशन का, हमारे सोसाइटी का, हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम लोग सब इस समय एक शहर में बैठे हैं, जो एक शहर बढ़ रहा है। हम उस बढ़ते हुए इलाके में बैठे हैं, शहर की हम ग्रोथ देख रहे हैं। और शहर एक ऐसा भी आर्टिफैक्ट है जो बड़ा क्लियरली दिखता है कि ये ह्यूमन एफर्ट से दुनिया बनाने का अटेम्प्ट है ना। और शहर में लोग कई जगहों से आते हैं, मतलब शहर का कोई ओरिजिनली, अब तो हैं, अब वाली जनरेशन हैं, लेकिन शहर के कोई ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मुश्किल ही रहते हैं। आई मीन अनलेस देयर आर फ्यू सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो जिसको कहते हैं कि सदियों से बसी हुई हैं, और उनका बसने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है कि धीरे धीरे कुछ एक कस्बा बना, एक सेटलमेंट बनी, फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो आगे बढ़ी। नदी के किनारे बनारस ऐसे ही बसा,
शिकागो का शहर एक तरीके से, कई शहर ऐसे बसे कि शिकागो का जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो पहले कुछ लोगों ने एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल शिफ्ट होते होते वहाँ पे कुछ बसाया, फिर जर्मन माइग्रेंट्स आ गए, उन्होंने अपना सेटलमेंट बसाया, फिर आयरिश आ गए, उन्होंने बसाया, इटालियन आ गए, उन्होंने बसाया, करते 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 शहर बढ़ गया। बॉम्बे ऐसे ही बसा ना, मतलब कितने सारे अलग अलग कंटिग्यूअस सेटलमेंट्स जिसको कहते हैं, आपस में मिल मिल के बढ़ एक वो तरीका था शहर बनने का। आजकल वैसे शहर, मतलब वैसी उस तरह की ग्रोथ हो रही है, लेकिन वैसे शहर हमें कुछ हद तक कम दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे और इंटरेस्ट्स भी आ गए हैं शहर में। एंड दूसरा प्लानिंग का रोल बहुत बड़ा है, जिसको आई थिंक हम शहरी योजना कहते हैं, अर्बन प्लानिंग। और स्पेशली हमारे रीजन में, मतलब चंडीगढ़ एक मॉडल बना इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कि शहर, नेहरू जी ने कहा कि लेट दिस बी अ न्यू टाउन अनफ्रिटर्ड बाय द ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, स्टेप इनटू द फ्यूचर, कि एक शहर होगा जो हमें दिखाएगा कि एक प्राउड इंडिपेंडेंट इंडिया किस तरह से अर्बन सिविलाइजेशन को अडेप्ट कर सकता है, और किस तरह से रूढ़िवादी और पुराने ट्रेडिशनल कुछ स्पेशली जो हमें रोक के रखते हैं आगे बढ़ने से, वैसे ख्यालों को पीछे हट के आगे बढ़ सकता है। तो चंडीगढ़ का मकसद वो भी था, और चंडीगढ़ एक बहुत ही सिंबॉलिक शहर रहा है उस वे में कि चंडीगढ़ ने में ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट की का सिंबॉलिज्म जो है, जो उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीप सिंबलिज्म छुपी है कि ओपन टू गिव एंड ओपन टू रिसीव, मतलब हम आइडियाज़, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, लेना देना आइडियाज़ को हम बहुत ही खुले हैं। हम मतलब ये बंद करके नहीं रहेंगे। ये भी एक विविधता का, डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा आई थिंक एग्जाम्पल है। लेकिन क्या हमारा शहर सिर्फ सिंबॉलिक वे में इन आइडियाज़ को क्या कहते हैं होल्ड करता है, या इससे ज़्यादा मतलब क्या सच्ची में भी मटेरियल वे में भी, क्या लोगों की लाइफ में भी ये सारे जो हमने सोचा कि एक प्रगति की तरफ, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ, एक खुली सोच की तरफ हमने बढ़ना है, क्या चंडीगढ़ शहर वैसा भी है? ये सब हमें सोचना है। इस शहर में हम लोग रहते हैं, ये सब हमें देखना है, ये सब हमें सोचना है। और ये सब सोचने के लिए जो मुझे लगा, जो एक टूल मुझे मिला, थियोरेटिकल टूल, वो एक फ्रेंच अर्बन थियरिस्ट रहे हैं, 1960s में लिख रहे थे, ऑनरे लेफेब्रे। उनका आइडिया राइट टू द सिटी वाला आइडिया, मतलब शहर का अधिकार, और बहुत ही पावरफुल आइडिया है। क्योंकि जैसे हमें सबको पता है, और मैंने अभी बोला कि हम शहर में कितने प्रकार के लोग कहाँ से आ रहे हैं, और लेकिन एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं, प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट, जो शहर को एक तरीके से बनाना चाह रही है। लेकिन शहर हम सब भी बना रहे हैं ना, मतलब अपने अपने घर बना रहे हैं, अपने बगीचे बना रहे हैं। शहर को यूज़ करते वक्त भी शहर बनता है। कोई एक खाली जगह है, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, तो वो उस तरीके से अपना रूप लेगी ना। तो राइट टू द सिटी कुछ इस तरह का आइडिया है। राइट टू द सिटी इस बेसिस पे उसको डेविड हार्वी, एक और जोग्राफर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो मुझे लगता है हमारे लिए भी काफ़ी मायने रखता है उस तरीके से समझना। मतलब हमें एक टूल मिलती है, और ये तो एक टूल है ना, जिससे हम, एक लेंस है जिससे हम किसी भी चीज़ को मतलब उससे अप्रोप्रिएट चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें ये इसमें ये सोच दी कि क्योंकि हम लोग सब, काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग शहर में पैदा हुए हैं और शहर में बड़े हुए हैं, शहर में हमारी पढ़ाई हुई है, तो उस शहर ने हमारे ऊपर कुछ तो रंग छोड़ा है ना। हमारी जो सोच है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो एक अर्बन एरिया में हुई है। उसके कारण हम कुछ तरीके से बने हैं, एज ह्यूमन बींग्स, एज इंडिविजुअल्स, एज अ कलेक्टिव।
तो और हमने भी शहर को कुछ तरीके से बनाया है, लाइक हमने कहाँ रहने का सोचा, हम किस तरह से शहर को इस्तेमाल करते हैं, हम शहर की किस जगह पे क्या एक्टिविटी करते हैं, उस तरीके से शहर भी अपना रूप बदलता है। तो ये एक बैक एंड फोर्थ टाइप का प्रोसेस है, हम दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो अगर ऐसा है, और अगर मतलब हम एज ह्यूमन बीइंग्स, एज कॉन्शियस लिविंग बीइंग्स, हम लोग अपने आप की ग्रोथ को किसी रास्ते पे डाल सकते हैं ना, कि मैं इस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं इस तरीके के इंसान बनना चाहती हूँ। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो और हमें पता है कि शहर हमें बना रहा है ना, तो उस शहर को हम उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से हम बनना चाहते हैं। उस वे में हम लोगों का शहर को बनाने पे एक अधिकार बनता है, क्योंकि शहर हमें बना रहा है। और वो अधिकार ऐसा नहीं है कि मेरा हक है, एक इंडिविजुअल का हक है, ये हम सबका मिला जुला हक है। उसने बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि ये कलेक्टिव राइट है। ये वैसी राइट नहीं है कि मुझे मतलब यहाँ पे अपना मकान बनाना है और इंडिविजुअल को कुछ करना है, पर एक नेगोशिएशन है, मतलब हम सबका अधिकार है, क्योंकि हम सबका मिला जुला अधिकार है। तो हम सब आपस में कुछ कंसेंसस से, कुछ आपस में बातचीत करके, कुछ नेगोशिएट करके, कुछ कई बार मतलब शहर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उनको दबाया ना जाए, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। और ये तो मतलब इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और यहाँ पे अगर एक मार्क्सिस्ट वे में देखा जाए तो शहर एक सबसे बड़ा एरिना है जहाँ पे यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का एक बहुत टेंशन रहता है। मतलब वही ज़मीन जो जिसका बहुत ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू है, रियल एस्टेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो किसी का घर भी हो सकता है ना। उसका अब किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे? वो हम यूज़ वैल्यू को प्रायोरिटी दें कि मतलब शहर में तो जीव बसते हैं, हम लोग बसते हैं, तो हमारे ज़िंदगी को वैल्यू है, या उसकी रियल एस्टेट वैल्यू है? वैल्यू क्या है शहर में? आई मीन शहर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नोड है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्रोड्यूस भी हो रही है ना। अब मतलब कुछ हद तक फैक्ट्रियों से ज़्यादा वैल्यू तो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिस तरह से कैपिटलिस्ट सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो शहर में हो रही हैं। तो उसमें हम लोग, हमारा क्या अधिकार है, किस तरीके से उसको समझना है, और किस तरीके से वो हमें शहर को एक रूप रंग देने में हेल्प कर सकता है ये टूल, और इसको कैसे समझा जाए। सो इस तरीके ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं शहर में। इसमें एक और चीज़ जो मैं लेके आऊँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेशली आज तक जो भी शहर बने हैं, शायद कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शन हों, वो मतलब एक तो पेट्रियार्की, पितृवर्ता के अंदर बने हैं। हाँ, पितृसत्ता, सॉरी पितृसत्ता के अंडर बने हैं। एंड उसमें मतलब किसी की, मैं ये नहीं कह रही कि गलती है, पर हर इंसान अपनी एक सोच लेके आता है ना। तो अगर मोस्टली मेन बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर शायद सोच हो, उनमें कुछ कॉमनैलिटी हो, कुछ डिफरेंसेस भी हों, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकते कि एक महिला की सोच क्या होगी, या और कई लोगों की, बच्चों की सोच क्या होगी, या कोई LGBTQ है उसकी सोच क्या होगी, या कोई विकलांग है उनकी सोच क्या होगी ना। उनको क्या, नॉट जस्ट सोच बट उनकी नीड्स क्या होंगी, थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो। पर जो एक हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है, हर एक की अलग अलग, वो तो एक एक्सपीरियंस से भी नॉलेज आती है ना। हम अपने अंदर, अपने ऊपर नॉलेज स्टोर करते हैं, जिसको हम एम्बॉडीड नॉलेज कहते हैं। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस बने ड्यूरिंग दिस होल सेंचुरीज, जिनमें पेट्रियार्की मेन प्रोमिनेंट रही है, तो शहर महिलाओं, बच्चों, मतलब LGBTQ, डिसेबल्ड, इन लोगों के हिसाब से नहीं बने। लेकिन रहते तो हम सब हैं ना यहाँ पर। तो अब अगर शहर को बदलना है तो कैसे बदलें, शहर को किस तरह से ऐसा बनाएं
कि शहर सबको भाए, शहर में सबके लिए जगह हो, और मतलब शहर में सब सेफ भी फील करें। और ये क्यों ज़रूरी है? मतलब बन तो रहे हैं, शहर रह ही रहे हैं, ऐसे भी रह रहे हैं, वैसे भी रह लेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम एक ही सोच लेके चलते हैं ना, अगर हम सोचें कि एक ही तरीका है ज़िंदगी जीने का, तो हमारी लाइफ भी बहुत लिमिटेड हो जाती है, हमारी खुद की ग्रोथ भी बहुत ग्रोथ होती है जब हमें कोई चैलेंज आता है, जब हमें कोई मुश्किल आती है, जब हम पे कोई सवाल उठाता है, तो हम भी सोचने पे मजबूर होते हैं और हम फिर उसको आगे अपनी सोच को थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा डेवलप करते हैं। एक डायलॉग होता है, दूसरा इंसान भी अपनी सोच को कुछ बदलता है। तो जो ये विविधता है, जो डाइवर्सिटी है शहर में, इस चीज़ को भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है ना, कि शहर में अगर हम कहने की राइट टू द सिटी ये है कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, शहर को ट्रांसफॉर्म करके, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में एक विविध विचारों का आना और विविध लोगों से मिलना और उनकी एस्पिरेशंस, उनकी मुश्किलें, उनकी ज़िंदगी, उनके रास्ते, उस सब के बारे में समझना कितना ज़रूरी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा गैप रहा है शहरों में, जो मतलब नॉर्मली एक ही तरह की ट्रेनिंग, मतलब वही जो 4 कॉलेजेस थे इंडिया में, और मोस्टली जो शुरू के, नॉट दैट उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, अपने ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, बट जो उस तरह की उस टाइम की थिंकिंग थी। अब चंडीगढ़ देखो आप, हर शहर पंजाब का चंडीगढ़ ही बनना चाहता है ना। लाइक देखा जाए तो अभी हम अबोहर में कुछ काम कर रहे थे, तो अबोहर वाले को भी चंडीगढ़ मॉडल चाहिए। हरियाणा में हर जगह सेक्टर बन रहे हैं, वही हुड्डा का वही एक ग्रिड वाला प्लान है जो हर जगह मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्यों? मतलब क्या उस जगह का अपना कुछ वो नहीं है? लाइक कि अरे अगर हम सपोजिंग पानीपत में नया पानीपत का कोई शहर बनाते हैं, तो पानीपत की तो कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ना, कितनी वहाँ पे मतलब 3 बैटल्स हुए, वहाँ पे किले हैं, वहाँ पे सूफी श्राइन है, वहाँ पे कितनी ज़रूरी कितनी एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वीविंग की। तो क्या वहाँ पे भी चंडीगढ़ वाले टाइप के शहर बनने चाहिए? और जगहों पे भी आप देखो तो एक वो भी नहीं है। तो एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की रेप्लिकेबिलिटी, उसी को यहाँ से उठाया वहाँ डाल दिया, वहाँ से उठाया वहाँ, हर जगह सेक्टर हैं, शहरों के नाम मतलब सड़कों के नाम नहीं है। चंडीगढ़ में तो खैर सेक्टरों के ये 1 2 3 4 ऐसे करके है। क्यों मोहल्लों के नाम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं? एक आइडेंटिटी कहाँ से आएगी ना? सो ये सारे सवाल, इसका कोई, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है या वो सही है, पर ये सारे सवाल उठाने तो चाहिए, पूछने तो चाहिए। और हमें इनके बारे में शहरों की जब योजनाएं बनती हैं तो ये सब सोचा जाता है, नहीं सोचा जाता है, इस पे मैं सवाल, ये क्यों पब्लिक डोमेन, अगर सोचा भी जाता है विद इन क्लोज डोर्स, तो ये डिस्कशन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती? लाइक क्यों लोगों के साथ ये डिस्कशन नहीं होती? जिन्होंने शहर में रहना है वो कहाँ तक इन्वॉल्व है, शहर किस तरह बनेगा उसमें। और वो इसलिए नहीं इन्वॉल्व कि वो खुद ही, मतलब हम लोग बहुत कंप्लेसेंट हैं और हम बहुत ही सुस्त हो गए हैं कि चलो कोई बना के दे देगा, सरकार बना के दे देगी, या हमसे पूछा नहीं जाता, या जब पूछा जाता है तो सही तरीके से नहीं पूछा जाता। किस तरह से सर्वे होता है या क्या होता है, वो सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। और मतलब किस तरह से शहर अलग अलग लोग यूज़ करते हैं उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा जो हर चंडीगढ़ में हर सेक्टर के बीच में एक पार्क रहता है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। जो उसको आप उसकी अगर आप दिन का समय देखो कैसे उसमें बीतता है, तो सुबह वहाँ पे मॉर्निंग वॉक थोड़े एल्डरली लोग कर रहे होते हैं, शाम को वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, दोपहर को वहाँ पे जो औरतें किसी के घर में काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, सफाई कर रही हैं, उनके पास कोई बैठने की जगह नहीं होती, तो वहाँ पेड़ की छांव के नीचे बैठ के अपना खाना खाती हैं। तो वही जगह के मायने बहुत अलग हो जाते हैं। कौन उसको यूज़ कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कब कर रहा है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो सब हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम अपने प्लानिंग में उसको ले सकते हैं ना। अगर आप बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं
तो अब तो काफ़ी हद तक कुछ कुछ बदल रहा है, पर फिर भी काफ़ी नहीं। आप देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली नो कुछ वर्गों की विमेन विल ऑलवेज बी वॉकिंग लाइक दिस इन अ स्ट्रीट, एंड अभी बिना बिना किसी मकसद के वो शहर में ऐसे घूमने के लिए नहीं जाएंगी। मतलब जिस तरह से न कुछ लेट्स से यंग मैन का ग्रुप एक कोने में हंसी मजाक, मिलना जुलना, ऐसे ही घूमना, आवारागर्दी करना, ये बहुत कम पाया जाता है कि लड़कियां भी कर रही हैं। क्यों? क्या वो सेफ नहीं फील कर रही? क्या ये कंसिडर्ड है कि लड़कियां ऐसे कैसे कर सकती हैं, इसको कोई काम ही नहीं है, यहाँ कर क्या रही है पब्लिक स्पेस में? ये तो मतलब या वो डरती हैं कि कोई मैं जाऊंगी तो कोई मतलब क्वेश्चन पूछेगा या सीटी बजाएगा या छेड़ेगा। लाइक क्यों नहीं वो फील कर रही कि मैं कर सकती हूँ ना? तो ये और आप ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से दिखता है। लाइक मैंने चंडीगढ़ में कुछ इंटरव्यूज़ करे तो मुझे कुछ लोगों ने कुछ साल पहले बोला कि जब चंडीगढ़ बन रहा था और इतनी सारी खुली जगह थी ना, तो उस टाइम पे उनको बड़ा अजीब सा लगता था वो इतनी सारी खुली जगह में चल के जाने में। तो वो बिल्डिंग के पास ऐसे करके मतलब धीरे धीरे से साइड से निकल जाती थी विमेन, वेरेज बाइक बुइक लेके कुछ ना कुछ young college students, men would be standing, laughing. They are getting to enjoy the space, very good. But so should women be allowed to or be able to be feel comfortable. On the other hand, बस स्टैंड पे देखो तो किस तरह से कोई बैठा है, कोई नॉर्मली, ये स्टीरियोटाइप इसको मत करना, लेकिन नॉर्मली अगर आदमी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब काफ़ी जगह घेर के, ये काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया है और इसके बारे में लिखा भी गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो विमेन बैठी होंगी वो अपने पैर ऐसे करके और हाथ भी थोड़ा मतलब टाइट से होके, अनकंफर्टेबल। क्यों? क्यों हम कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते शहर में? शहर सिर्फ मतलब एक ही तरह के लोगों का नहीं है, और अगर कोई स्पेशली बच्चा है उसके लिए हर चीज़ इतनी ऊंची बड़ी, रोड क्रॉस करना मुश्किल, बिना मतलब वो भी क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई डिसेबल्ड है, क्यों उसको हर बार मतलब हर चीज़ के लिए अडेप्ट करना पड़े? क्या ये पॉसिबल है कि शहर मतलब हर तरह के लोगों के हिसाब से बने? उसमें सबकी वॉइस आएगी तो बनेगा ना। आप बताएंगे कि अरे मुझे ऐसा चाहिए, आप बताएंगे मुझे ऐसा चाहिए, मैं बताऊंगी अगर ये होता तो अच्छा लगता, आप बोलेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। फिर हम लोग आपस में बात करेंगे, हम सोचेंगे कि अच्छा, लेकिन आपको जो नीड है, सपोजिंग आपको नीड है कि आप रोड आराम से क्रॉस कर सकें, लेकिन मुझे तो ऑफिस जल्दी गाड़ी में पहुंचना है, तो हमारी नीड्स थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मे बी क्या कहते हैं, हम इस तरह की यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बना दें जिससे आप भी सेफली क्रॉस कर लो और मैं भी अपनी गाड़ी आराम से ले जा सकूँ, या कुछ एक रास्ता इस तरह से निकाल लें कि पेडेस्ट्रियन का अलग से रास्ता हो जाए, बच्चे भी उसमें सेफली जा सकें, माँ बाप को डर ना लगे बच्चे को बाहर भेजते हुए। तो ये चीज़ें नेगोशिएशन से होती हैं। और मतलब एक मेरे शहर में मैंने देखा कि जो लेबर क्लास है, वो जो पब्लिक प्लेसेस है बैठने की, उनमें वो जो चेयर्स लगाई होती हैं, सिटिंग होती है, उसको बैठते ही वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो धरती में ही बैठ जाते हैं। धरती में बैठ जाते हैं। हो सकता है अब उनसे पूछना चाहिए हमें, क्या ये आपको मतलब हार्ड लगती हैं, गर्म हो जाती हैं गर्मी में, या उसमें अनकंफर्टेबल है मतलब सीटिंग वाइज, या क्योंकि आपको थोड़ा ग्रुप में बैठना है तो वो बेंच है, बेंच में आप ग्रुप में नहीं बैठ सकते? क्या कारण है जो आप, और फिर अगर वो लोग नहीं यूज़ कर रहे और शायद कोई और भी नहीं यूज़ कर रहा, तो हम वो बेंच लगाई क्यों रहे हैं? क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका है वो जगह बनाने का? ये आपने बहुत अच्छा सवाल, मतलब ये बहुत अच्छा कमेंट किया, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग नीड्स हैं, और जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, जब तक शहर की योजना करने वाले लोग हमसे बात नहीं करेंगे, तो ये सामने नहीं आएंगी चीज़ें ना। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ राइट टू द सिटी, ऑफ दिस कलेक्टिव वे दैट वी कैन शेप द सिटी, जो इसको लेफेब्रे ने ऊव्र कहा है। ऊव्र मतलब एक कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ आर्ट जो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बनता ही जा रहा है। शहर भी एक उसी तरीके का ऊव्र है,
जो बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, हम सब उसको बना रहे हैं। किसी ने एक पेड़ लगा दिया, वो एक तरीके से बन गया, कोई बेंच लगा दिया अलग तरीके से, लेबर वहाँ कहीं और आके बैठ गई, वो अलग तरीके से। सो इस तरह से शहर वो आ रहा है। देन दूसरी चीज़ें जो आई वांट टू ब्रिंग इन, एंड मे बी लाइक यू, सिंस आपने एक क्वेश्चन भी पूछा, एंड आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो एंगेज। हम बात करने की बात कर रहे हैं, और तो आप लोगों को क्या लगता है, आई थिंक शहर में क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं? एक तो जैसे मुझे जो महसूस होता है कि हमारे जो नए शहर डेवलप हो रहे हैं वो पीपल फ्रेंडली नहीं है। जो हमारे नए शहर डेवलप हो रहे हैं उनमें पीपल फ्रेंडली स्पेसेस भी नहीं है। उनमें जैसे लोग बाग इंटरेक्ट नहीं कर सकते अपने पड़ोसियों से, उस किस्म से कोई ऐसे स्पेसेस भी नहीं डेवलप हो रहे जहाँ वो इकट्ठा हो बातचीत के लिए। शहरों में इस किस्म के स्पेसेस तो डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे वो अपने ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीद सकें, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं डेवलप हो रही हैं जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर सके, मिल सके, जान सकें। और जो घरों का स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो भी इस किस्म का है कि अगर मैं मतलब वो पड़ोसी को ना देख सके, और वो इतना भी कूल नहीं है कि जैसे उस पड़ोसी को बुला सके अपने घर की छत से दूसरे, तो वो बहुत दूर है, गैप है, चौड़ा खुला, इस किस्म का मुझे महसूस होता है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। एक मतलब कहाँ तो शहर की हम बात कर रहे थे कि एक डाइवर्स जगह, एक विविध जगह जहाँ हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल पाते हैं, मतलब दोस्ती बना सकते हैं, उनके साथ उनके ढंग सीख सकते हैं, अपनी सोच बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम और ही अंदर 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 होते जा रहे हैं। पता है, एक एलियनेशन का अलग ही हद हो गया है। मतलब कोविड के टाइम पे तो हमने देखा सब अपने अपने कमरे में बंद रहे, अपने अपने घरों में बंद रहे। जिनके पास घर नहीं थे उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे भी कितने सारे लोग हैं, लाखों में, जिनके पास घर नहीं है, लेकिन वो हमारा शहर चला रहे हैं। आई मीन एलियनेशन की हद देखो कि उनके बारे में एक दिन में लॉकडाउन करने में हम किसी ने नहीं सोचा कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं, या मतलब हमारी सरकार ने लॉकडाउन किया, तो वो लोग जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास जो डेली वेज लेबर है, जिसके ऊपर, जिसकी बैक पे शहर टिका हुआ है, जो शहर की सफाई करते हैं, जो शहर का कूड़ा उठाते हैं, जो शहर की प्लम्बिंग ठीक करते हैं, जो शहर में ढाबे चलाते हैं, जो चाय बेचते हैं, जो पान वाला है, जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, वो कहाँ जाएगा? वो मतलब हर जो दिन की कमाता है वो उसके दिन की खाता है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो गांव से आया है, उसको वापस गांव जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएगा? हमने तो सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही बंद कर दिए। सो दैट यू नो दिस हैपेंड कि ये ऐसे हुआ और फिर ये सामने आया। ये रिफ्लेक्ट करता है कितनी ज़्यादा एलियनेशन हो गई। हमें नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन है। और चंडीगढ़ में तो एक और लेवल, चंडीगढ़ में इसका एक और लेवल है, क्योंकि अगर आप देखो कि सेक्टर 3 में जो रह रहे हैं वो एक ही किस्म के लोग रह रहे हैं, सेक्टर 10 में जो रह रहे हैं वो एक ही किस्म के एलीट लोग रह रहे हैं। जो सेक्टर, फिर आप जैसे जैसे सेक्टर बढ़ाते जाएंगे ना, वो मतलब क्लास रिफ्लेक्ट करते। कहने को ये सिटी जब बनी थी तो एक बहुत ही सोशलिस्ट सा आइडियल था कि हर एक को घर मिलना चाहिए, हर एक वर्ग के लोग यहाँ रहने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे आइडियाज़ काफ़ी सारे थे। लेकिन उसका तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चंडीगढ़ में हैं पर कैपिटा, सबसे ज़्यादा मतलब हायरार्की, मतलब एक तरीके से हायरार्की तो प्लान में ही बनी है। जो नॉर्दर्न सेक्टर में है वो अमीर हैं, जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाते रहो वैसे वैसे क्लास डिफरेंस आता रहता है, और गरीबों के लिए कोई जगह बनाई ही नहीं। जो पंजाब के ऑफिसर्स हैं वो अपना सेक्टर अलग डेवलप कर रहे हैं, टीचर्स अपना अलग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, कोई और जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक शहर जो नए बन रहे हैं उनमें, जैसे एक शहर बनता है रहवासियों से, रहवासियों की बजाय जो शहर अब नए बस रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के अड्डे बन गए हैं। मतलब अभी हम भी जब जगह ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि जो नया सेक्टर कटा उसके तो सारे प्लॉट बुक हो गए हैं। वो कौन लोग हैं? वो दिल्ली गुड़गांव में बैठे इन्वेस्टर हैं। क्या करेंगे? वो सिर्फ रियल एस्टेट का जो वो रेट है उसको हाई करेंगे। तो और ये इस किस्म की चीजें हो रही हैं। मतलब जो, और एक जो हाउसिंग का जो शहर का जो सबसे बुरा पार्ट है वो गांव का भी है हालांकि, लेकिन शहर का जो सबसे ज्यादा बुरा पार्ट है कि एक
एक आदमी जिसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके पास 500 गज का मकान है, एक आदमी जिसका परिवार 7-8 लोगों का है, जिसकी जरूरत है, वो 10 गज के एक झोपड़पट्टे में रह रहा है। ये असमान जो हाउसिंग है, ये भी एक बड़ी वो है। बहुत बहुत ये जो मैं आपको यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का भी कह रही थी, ये एक तरीके से वही दिखा रहा है ना कि अगर रियल एस्टेट की वजह से आके दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद वाले लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज वो लैंड स्पेक्यूलेशन हो रही है कि उसको हम फिर बेचेंगे, फिर उसके आगे इतना प्रॉफिट मिलेगा, फिर हम और ख़रीद लेंगे, तो वो एक लैंड को, ज़मीन को सिर्फ उसकी एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन उसकी जो यूज़ वैल्यू है, जो उस पर रह रहा है, जिसका घर है, उसके लिए वो बहुत अलग मायना है। और यहाँ न्यू चंडीगढ़ का भी सेम ही है ना, आप घर ढूंढने जा रहे हैं, है ना, आपको रहना है, आपको रहने की जगह चाहिए, लेकिन कैसे रहेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आम लोग तो यहाँ पे खरीद ही नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं खरीद सकते। चंडीगढ़ के आसपास बहुत ही मुश्किल है, मतलब कुछ अपार्टमेंट कहीं शायद जीरकपुर में कोई ले पाए। चंडीगढ़ के आसपास जो गांव थे, उन्होंने जो भी माइग्रेंट्स थे, लेबर थे, उनको अकोमोडेट किया, छोटी छोटी कॉलोनियां कटी, 30-30, अब मतलब इसमें सबसे जो छोटा साइज हमने देखा वो 1 मरले का देखा, 30 गज का मकान बने। जैसे अभी भी न्यू चंडीगढ़ बस रहा है, न्यू चंडीगढ़ में जितने भी गांव हों, उनकी फिरनियों पे, उनके जो गांव के अंदर जो प्लॉट जगह खाली थी, जमीनें थी, वहां पे 30-30 गज के प्लाट कटने चालू हो गए, 60 गज का, 50 गज का, 100 गज का। और वो सारे मतलब आप देखेंगे तो माइग्रेंट वर्कर्स या ऐसी क्लास, कोई सिक्योरिटी गार्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी में, कोई पीजीआई में सिक्योरिटी गार्ड है, वो लोग, उन लोगों ने 50 गज का अपना बच्चों के साथ ले लिया, तो वो उसकी वैल्यू भी कम है। और इस किस्म की जो अकोमोडेट किया शहर के जो सर्विस क्लास थी, वो आसपास के गांव ने अकोमोडेट। हाँ, आसपास के गांव ने, इवन शहर के बीच में जो पुराने मतलब गांव थे। हाँ। चंडीगढ़ को हम कहते हैं कि एक खाली जमीन पे बना, कई लोग कहते हैं, उनको लगता है शायद, पर यहाँ पे तो बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे बड़े फर्टाइल गांव थे जिनको डिस्प्लेस किया गया। फिर जब सेकंड फेज बनने लगा ना, तब वो गांव खड़े, मतलब पहले वालों को तो ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती डिस्प्लेस किया। हाँ। उसके बाद सेकंड फेज जब बनने लगा, तब ये बुड़ैल, अटावा, ये लोग, गांव के लोग खड़े हुए ना, तो तभी तो आप चंडीगढ़ का ग्रिड देखेंगे, तो चंडीगढ़ के ग्रिड में बाकी जगह टक 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 टक, लेकिन बीच में 2-3 जगह ऐसे आती हैं जहाँ बहुत ही डेंस है और अलग, ग्रिड से अलग है, वो दिखता है ना। सो वो ये गांव है, और वो ये जो गांव है ना, ये गांव, एक तो गांव के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जो गांव के थे, कुछ जो बच्चे हैं, लेकिन ये वो जगहें बन गई हैं जहाँ पे माइग्रेंट लेबर, जहाँ पे जो भी, मतलब जिसको एक्चुअली जो शहर आया है, हाँ, और शहर को जिसकी ज़रूरत है, और उसको सस्ता अकोमोडेशन शहर में नहीं मिल पा रहा, वो वहाँ रह रहा है। और उसको शहर, लेकिन शहर उसको कुछ ज़्यादा दे नहीं रहा है, लाइक सर्विसेज के मामले में या सेफ्टी के मामले में, पर उसको वो जगह सेफ लग, मतलब जगह अफोर्डेबल लग रही है। और एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात कही कि शहर में इतने तरह के लोग आते हैं और आपस में मिलने जुलने की जगह बहुत कम होती जा रही है। जो पुराने मैदान होते थे जहाँ पे बच्चे मिलके खेलते थे, जो ग्राउंड होते थे जहाँ मेले लगते थे, जो अभी भी लगते हैं, लेकिन दशहरा का सेलिब्रेशन हो गया, कोई और त्यौहार मनाया गया, कभी कोई सर्कस आई तो वहाँ लगी, जो इस तरह की जो जगहें हैं, उनको देखते ही देखते बहुत ही कम होती जा रही हैं, क्योंकि फिर वही उनकी यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को किसी तरह अजीब से तरीके से तोला जा रहा है, और रियल एस्टेट वैल्यू को ज़्यादा मायना दिया जा रहा है। तो उनकी जो कम्युनिटी वैल्यू है, जो वो यूज़ वैल्यू है, वो एक साइड पे हो जाती है, और फिर शहर में आपस में मिलने की जगह, आपस में एक दूसरे से बात करने की, कॉमर्स के अलावा, जैसा आपने भी कहा, कॉमर्स के अलावा वो सारी जगहें अब बहुत ही कम हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शहरों को इस जगहों की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन जगहों की का पॉइंट कहने के लिए मैं एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में भी बात करना चाहूँगी, आशुतोष वार्ष्णेय, जिनकी अब तो काफ़ी, आई थिंक 2 डेकेड हो गए इनकी किताब छपी थी, सिविक लाइफ एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी इस किताब में, जो इन्होंने
इंडिया के कुछ शहरों में स्टडी करी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन सिमिलर प्रोपोर्शन रही हो, और कुछ में दंगे रायट्स हुए हैं और कुछ में कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इनकी स्टडी यही पूछ रही थी कि ऐसा कैसे दोनों जगहों पे एक सिमिलर हिंदू मुस्लिम प्रोपोर्शन है, लेकिन ऐसा क्योंकि यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है और दंगे भी हुए, और दूसरी जगहों में बहुत ही अच्छा माहौल है। और उसमें उनको ये दिखा कि अगर शहर में इस तरह की एसोसिएशंस हों, एक तो बिजनेस एसोसिएशंस की आपस में बिजनेस करते हों, अक्रॉस विविध लोग आपस में डिफरेंस बिजनेस करते हों, अक्रॉस रिलीजियस डिफरेंस, अक्रॉस कल्चरल डिफरेंस, अगर मिलने जुलने की, एसोसिएट करने की आपस में क्लब हो, कम्युनिटी हो, पार्क हो, थिएटर हो, कुछ भी इस तरह की जगहें हों, तो वो शहर में हमें दूसरा हमसे जो अलग है, हमसे जो अलग जाति है, वर्ग है, हमसे जो अलग रिलीजन है, हमें वो लोग दिखते रहते हैं ना। और फिर जब कोई दिखता रहता है तो हमें उनकी इंसानियत भी समझ में आती है। जब हम किसी को एक कैटेगरी में बांध देते हैं तो हमें उनकी इंसानियत नहीं समझ में आती, फिर वो एक नंबर हो जाता है, फिर वो एक प्रपोर्शन हो जाता है। सो उस वे में भी शहर में विविधता बनाए रखना और इस तरह की स्पेसेस बनाए रखना जिसमें आपस में मिल सकें, एलियनेशन ना हो, एक दूसरे को समझ सकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं एक और पॉइंट पे आना चाहती हूँ जो बहुत रीसेंट मतलब ये भी पुरानी कहानी है एक्चुअली, लेकिन एक रीसेंट हैपनिंग ने हम सबको और मुझे भी थोड़ा ज़्यादा प्रभावित किया। कुछ बहुत गलत हुआ ऐसा लगा, ऐसी फीलिंग आई। जो अभी कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले कॉलोनी नंबर 4 के 2,500-3 हज़ार घर एक दिन में बुलडोज़र ने आके गिरा दिए और एकदम चंडीगढ़ के मैप से लेबर कॉलोनी नंबर 4 हटा दी गई। वो मतलब कुछ ये हमारे देश के हर शहर में आजकल ये हो रहा है, हर जगह से सुनने को आ रहा है। लुधियाना में भी ऐसा हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। आप कहीं का बता रहे थे, हाँ, फरीदाबाद में ये हो रहा है, और कई जगहों पे हो रहा होगा। ये यहाँ पे एक तो यूज़ वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू वाला पॉइंट भी आता है, और दूसरा लेकिन बहुत ज़रूरी जो हमें सोचना है, अगर हम विविधता की बात कर रहे हैं तो क्या हम शहर उन्हीं के लिए बना रहे हैं जिनके पास उतने पैसे हैं कि वो ज़मीन खरीद पाएँ, कि वो किराया जो बहुत बढ़ चुका है शहर में, चंडीगढ़ शहर में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या शहर में वही लोग रह सकते हैं जो वो इतना हाई किराया दे सकते हैं? फिर तो एक ही तरह के लोग होंगे और फिर हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। और मतलब चलो समझना नहीं भी कोई चाहता तो शहर चलाएगा कौन? मतलब ये जो शहर बनाएगा कौन? जो शहर बनाते हैं वो मजदूर, जो शहर को सफाई करते हैं, जो शहर में माली हैं, जो दूध सप्लाई करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जो दुकानों में काम कर रहे हैं, जो किसी का बिजली ठीक कर रहे हैं, वो क्या चंडीगढ़ के किराए दे सकते हैं? हम ही नहीं दे सकते शायद चंडीगढ़ के किराए इतना इजीली, मतलब सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं? मतलब इन लोगों की हमें ज़रूरत है, शहर को ज़रूरत है, लेकिन इनको जगह नहीं हम देना चाहते। इनको शहर जगह, इनके लिए कोई जगह है ही नहीं, और जो जगह थी वो जगह भी अब एक खंडर सा बन के रह गई है। बहुत, अगर आप लोग जाएंगे, मैं गई थी लेबर कॉलोनी नंबर 4 देखने, कुछ ऐसी सी फीलिंग आई जैसे यूक्रेन के ऊपर रशिया ने कुछ गिरा दिया हो बॉम्ब, और एकदम मतलब पत्थर 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 पत्थर, रबल जिसको कहते हैं, घरों का ढेर, लोगों के सपनों का ढेर, लोगों की एस्पिरेशंस का ढेर। जो 50 सालों से लेबर कॉलोनी बसी हुई थी, और मतलब 50 साल बहुत होते हैं, और एक दिन में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही साल, एक साल में वो इलीगल भी हो गई। मतलब पेपरों में अगले दिन, दूसरे दुख की बात ये भी है कि पेपर में अगले दिन आया
काफ़ी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में लोग बेघर हुए पे कुछ नहीं था, वो बाद में आया। अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर ने एक ही स्लोगन रटा, चंडीगढ़ रिक्लेम्स 66 एकर्स ऑफ लैंड वर्थ ₹2000 करोड़। मतलब सबको यही दिखा, अखबारों को भी यही दिखा कि ये बहुत 2000 करोड़ की ज़मीन है और ये अब चंडीगढ़ शहर को मिल गई। एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पार्क बनाएगी। इस पे भी सवाल उठता है कि अगर वहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पार्क बनाएगी, ये 66 एकर्स की जो ज़मीन थी, यही एक शायद क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है, लेबर कॉलोनी नंबर 1 थी, लेबर कॉलोनी नंबर 4, और इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास तो इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ अब मॉल बन गए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हट रही हैं धीरे धीरे, कुछ होटल हैं, तो वो पार्क में खेलने कौन आएगा? बच्चे तो यहीं रहते थे ना, तो किसके लिए पार्क बनेगा? ये सवाल क्यों किसी अखबार ने नहीं उठाया, इस बात पे भी बहुत मतलब दुख हुआ कि अखबार का क्या काम है अब। यही सब सवाल पूछना तो सिविल सोसाइटी का, अखबारों का काम है। चलो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया, उनको एक नज़रिया दिखा, उन्होंने ये किया, बट हम लोग कहाँ थे और सिविल सोसाइटी कहाँ थी, मीडिया कहाँ था? उन्होंने भी वही मतलब राग अलापा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अलापा। तो फिर विविधता तो सोच में भी नहीं रही, है ना। और मुझे इसमें मतलब कैसे इसका एक थोड़ा पर्सनल कनेक्शन भी है। मैं एक बहुत ही हाईली स्किल्ड कारीगर को जानती हूँ, मिस्त्री हैं हीरा लाल जी, जो जिन्होंने मतलब हमारे घर में भी टाइलों का काम किया है, और भी चंडीगढ़ में कई घरों में बहुत सुंदर मोज़ेक काम करते हैं ये। जैसे चंडीगढ़ में काफ़ी पॉपुलर है कई जगहों पे टाइलों, टूटी हुई टाइलों से बहुत सुंदर सुंदर म्यूरल बनाना या कोई डिज़ाइन बनाना, तो इस तरीके का काम करते हैं। मतलब एक तो ये मिस्त्री हैं, ऊपर से एक तरीके से ना माइंडसेट भी आर्टिस्ट टाइप का, कारीगर टाइप का है, कलाकार टाइप का है। और वो वहीं रहते थे लेबर कॉलोनी नंबर 4 में। कुछ दिन पहले से उनके फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि कुछ हो सकता है, किसी को पता है क्या हो रहा है, क्या हमारे घर ढाएंगे, नोटिस लग गया है, क्या होगा। और तब ये बहुत एक अजीब सी और जब घर गिरा दिए गए, उनका भी, उन्होंने खुद अपना घर भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था, और एक वीडियो शेयर किया हमारे साथ जिसमें वो खुद ही मतलब जब बुलडोज़र अपना घर आसपास ढा रहे हैं तो ये खुद ही अपने घर के दरवाजे खिड़कियां निकाल रहे हैं कि चलो अब कुछ तो अपने घर का बच जाए, नहीं तो वो भी टूट जाएगा। और तब जो सबसे ज़्यादा एक आयरनी की बात एक ये लगी कि जिन्होंने चंडीगढ़ में इतने लोगों के घर बनाए हैं, उनके लिए भी शहर में जगह नहीं है। मतलब अपने हाथों से ईंट बाय ईंट रख के इतने सालों से ये चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने वोटर आईडी वगैरह दिखाए जो मतलब 20-30 सालों से यहाँ पे हैं, और भी कई लोगों के मैंने कईयों के देखे। एक का 1996 का, मतलब अराउंड 25 लोगों से मेरी बात हुई, ऐसे हम लोग गए। तो उन सब के पास, और रैंडम 25 लोग आपको मिले, और उन सब के पास इसी एड्रेस का, उनके सबके वोटर आईडी में लिखा है हाउस नंबर ये, ब्लॉक नंबर ये, लेबर कॉलोनी नंबर 4, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1, चंडीगढ़। वोटर आईडी पे, आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे, गैस कनेक्शन पे, हर चीज़ पे यही एड्रेस है। तो ये इल्लीगल कैसे हुआ? और अगर ये इल्लीगल है तो लीगल क्या है? जो लोग इस शहर के लिए काम कर रहे हैं, उनके रहने की क्या जगह है? और दिहाड़ी भी इतनी नहीं है। मतलब अगर आप जैसे अब इनमें से सरकार ने बोला है कि हमने काफ़ियों को, और लेकिन काफ़ियों को नहीं, इन्होंने उस दिन तो 2090 लोगों को मलोआ में अपार्टमेंट, रेंटल अपार्टमेंट जो स्कीम है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंडर घर दिए रेंट पे 3000 रुपये किराया। और मलोआ और लेबर कॉलोनी नंबर 4 में आप डिस्टेंस समझ सकते हैं, एक चंडीगढ़ के एक एंड पे है, दूसरा चंडीगढ़ के दूसरे एंड पे है। और इंक्लूडिंग हीरा लाल, काफ़ी लोगों के बच्चे सेक्टर 29 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। अगले दिन उनका बोर्ड एग्ज़ाम था। और एक और सवाल इसका भी उठता है, क्योंकि एक तरीके से हम बात करते हैं जो मेरिट वाला स्टूडेंट है उसी को सीट मिलेगी,
हम सब उसी की मतलब मेरिट के हिसाब से आपको आगे आना होगा ना हमारे कंट्री में। मतलब आप कॉलेज में एडमिशन चाह के पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगी अगर आप मेरिट में नहीं आएंगे। लेकिन मेरिट पे आना, अगर किसी का घर एक दिन पहले ढहा जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि उसके भी 90% नंबर आएंगे, ये थोड़ा सा अनफेयर, थोड़ा नहीं काफ़ी अनफेयर लगता है। तो ये सब चीज़ें हुई जिससे मेरा इन सब में और ज़्यादा कई सारे सवाल उठने लगे कि अरे मतलब हमने एक तो और कितनी सारी आवास योजनाएं भी आई हैं ना कि अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके पहले राजीव गांधी आवास योजना थी। इन सब स्कीम्स ने प्रॉमिस किया कि हम देश की जनता को घर देंगे, देश की जनता, हर एक के सिर पे छत होनी चाहिए, हर एक मतलब को रहने का अधिकार है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही और कर भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देश में कुछ गौतम भान ने एक स्टडी करी है जो IIHS में है, बहुत अच्छी, उनकी एक टेड टॉक भी है, आप लोग सुनना, उसका नाम है प्लान टू हाउस 10 मिलियन पीपल। तो उसके हिसाब से देश में कुछ 2 करोड़ घरों की ज़रूरत है, 10 मिलियन लोगों को हाउस करने के लिए। लेकिन सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है उतने घर बनाने की। तो जब कैपेसिटी नहीं है, इवन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मलोआ में जो घर बनाए हैं उनके पास उन्होंने एक और चीज़ जो करी कि 2006 में उन्होंने एक बायोमेट्रिक सर्वे किया। उस बायोमेट्रिक सर्वे में जिसका बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, वो सर्वे बस 2-4 दिन चला या शायद 15 दिन भी चला हो, लेकिन वो एक टाइम पे हुआ 2006 में। उसमें जिसका बायोमेट्रिक सर्वे लिया गया उसको आज मलोआ में मकान प्रॉमिस्ड है। हर एक को मिला भी नहीं, सिर्फ 2090 को मिला है अभी तक। बाकी लोग वहीं पे मलोआ में बाहर कैंप कर रहे हैं। उसको कुछ लोगों को बिकॉज उसका बॉर्डर एक प्राइवेट लैंड से लगता है जो ये मलोआ के फ्लैट बने हैं, तो वहाँ एक फार्मर ने छोटी छोटी जगहें बांट दी हैं, 1000 रुपये महीना किराए पे इनको दे दिया है। तो एक तरीके से एक प्राइवेट इनफॉर्मल सिस्टम ने गवर्नमेंट के इशू को सॉल्व करने में मदद हो रही है, पर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही है, एटलीस्ट दिख नहीं रहा है कि हो रही है, और ना ही उस पर बात हो रही है, ना ही उस पर चर्चा हो रही है। पर और मतलब गौतम भान की मुझे इसलिए भी ये प्लान टू हाउस 10 मिलियन पीपल सही लगा, क्योंकि एक तो उन्होंने इस तरह की जो कॉलोनियाँ हैं, बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, जिसको हम स्लम भी बोलते हैं, उनको देखने का एक अलग नज़रिया दिखाया है, जो मैं आज विविधता पे बात कर रही हूँ उसके लॉजिक से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मीनिंगफुल है कि हम सरकार 10 मिलियन लोगों को घर नहीं दे सकती, और जिस स्पीड से देना है, मतलब ये तो लोग तो अभी है ना, इनको तो अभी ज़िंदा रहना है, घर पे तो छत अभी चाहिए, कल इनके लिए घर नहीं बन सकता, उस समय लगता है, ज़मीन चाहिए, पैसे चाहिए, और मजदूर भी चाहिए, है ना। तो जब नहीं बन सकता तो हम जो इन्होंने खुद बनाया है उसको क्यों ढा रहे हैं? उसमें तो सरकार की मेहनत नहीं लगी, सरकार के पैसे भी नहीं लगे, और इन्होंने खुद बहुत सुंदर, अगर आप फोटो देखेंगे तो कॉलोनी नंबर 4 में काफ़ी अच्छे धीरे धीरे ये भी कैसे करते हैं, जो गांव से शहर में मजदूर आते हैं और हर शहर में आते हैं, है ना। हर शहर जब भी बन रहा होता है, या शहर तो कॉन्टिन्यूस बनता ही रहता है, जैसे हमने बोला उव्र है शहर, हर कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ, चलो शहर बना बनाया ही भी है, तो किसी के पास पैसे आ गए, वो घर तोड़ के अपना उसको और 3 मंजिलें करेगा, मार्बल लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, नई कोई पब्लिक बिल्डिंग बनेगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और हर चीज़ के लिए हमें मजदूर लगते हैं, चाहिए होते हैं, लेकिन वो मजदूर कहाँ रहेंगे इसके बारे में कोई शहर नहीं सोचता। सो जब वो लोग आते हैं, उनके लिए कोई जगह एलोकेट की जाती है कि ठीक है आप यहाँ पे अपनी बस्ती बना लो, तो जब वो बिल्डिंगें बन जाती हैं, जब वो शहर बन जाता है, तो ऐसा क्यों कि उनको बोला जाता है कि अब आप यहाँ से जाइए। और अगर वो रुके हैं, जैसे कॉलोनी नंबर 4 में 40-50 साल से कोई रुके हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन उनकी रही है ना। वो शहर में इतने सालों से लगे हुए हैं, तो कितना उनका इनपुट रहा होगा शहर में,
कितनों के घर उन्होंने बनाए होंगे, कितनी शहर की सड़कें साफ़ की होंगी, कितने रिक्शा चलाए होंगे, वो इन्हीं लोगों ने चलाए हैं। और आज जब उनके रहने की बात आई तो किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। और एक दिन में, और ये घर मतलब अगर 50 साल से वो कॉलोनी है तो ईंट बाय ईंट जोड़ के धीरे धीरे, पहले शायद आए होंगे, एक तरपाल का टेंट लगाया होगा या कैनवस का टेंट लगाया होगा या प्लास्टिक कुछ लगाया होगा या शायद बाहर ही सोए होंगे। ठीक है, ये जगह में रुक गए, कुछ धीरे धीरे जैसे कोई दिहाड़ी मिली वो करके उन्होंने शायद टीन की छत डाली होगी। फिर धीरे धीरे और जिस तरह से पैसे जोड़ के वाइफ ने कहीं किसी के घर में काम शुरू किया, इन्होंने कहीं शायद किसी रिक्शा को चलाया किसी ने, ऐसे करके धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स ने काम करके कुछ पैसे जोड़े और पक्की छत डाली, ईंट की दीवारें बनाई, धीरे धीरे बहुत सुंदर अपना किचन भी बनाया। हीरालाल के घर के बाहर तो बहुत सुंदर टाइल का मोज़ेक भी हुआ था। लोगों ने, अब अगर आप देखें जो पुराने फ़ोटो हैं अगर मिलें कहीं से, तो उनमें पौधे लगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं, वहाँ पे एक मंदिर था, एक मस्जिद था, एक गुरुद्वारा था, एक लोगों का पूरा एक सिविलाइजेशन, एक सेटलमेंट तैयार हुआ था। और जो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली, अगेन ये गौतम भान की टर्म में यूज़ कर रही हूँ, वो बिल्ड हुआ। लेकिन उसको ढाते हुए एक दिन लगा, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे में वो इतने सारे लोगों की, कुछ 10,000 लोग बेघर हुए उस दिन। और सैड ये बात है कि वो May 1 का दिन था जो लेबर डे हम लोग मानते हैं। और उस दिन सडनली शहर बनाने वाले मजदूर, कारीगर, ड्राइवर, माली, सारे जने को बताया गया कि सॉरी, ये शहर आपके लिए नहीं है, कोई और जगह देख लीजिए। और जो लोग मेलोआ में सेटल करे गए थोड़े बहुत, एक बार पहले भी यहाँ से लेबर कॉलोनी से मेलोआ में लोग शिफ्ट किए, पर फिर भी बहुत इनएडिक्वेट है। मतलब लेस देन हाफ रेजिडेंट्स ऑफ लेबर कॉलोनी नंबर 4 को सरकार ने घर दे पाए हैं। और जिनको दे पाए हैं उनको शहर के बाहर, मेलोआ कितना बाहर है शहर के, कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, आप उसको जाके मेलोआ में मकान देते हो, फिर आप कहते हो कि उसका किराया आप 3,000-4,000 रुपये पर महीना दो, और इसको अफोर्डेबल रेंट कह रहे हैं। अरे मिनिमम वेज के हिसाब से किसी को 10-12 हज़ार रुपये महीना मिलते हैं, उसमें अगर 3-4 हज़ार रुपये किराए पे जाएंगे, फिर खुद का आना जाना, बच्चे के स्कूल का आना जाना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसकी बस घर और मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट में चली जाएगी। सो ये कैसे अफोर्डेबल रहे, मतलब अफोर्डेबल हुआ ना, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अफोर्डेबल। दूसरा इशू इसमें आया कि तो कुछ लोगों ने सोचा मेलोआ में चलो जो शिफ्ट हो गए कि अब और उनको अभी घर नहीं मिला वहाँ पर, तो अब 29 सेक्टर तो हम नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, तो हम इनको यहीं पे आसपास किसी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। लेकिन वो स्कूल वाले लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो लेबर कॉलोनी नंबर 4 का है, जो कि अब है ही नहीं। तो आप ना खुद, मतलब आपका कोई एड्रेस ही नहीं है, और स्कूल में तो आपको ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट कई कुछ चाहिए। सो उसमें बहुत मुश्किलें आई। सो ये सब क्यों हम पहले नहीं सोच सकते ना, ये सब चीज़ें, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और ये आज पहली बार तो नहीं हो रहा, मतलब 2013 में इन्होंने कॉलोनी नंबर 5 गिराई थी। हर शहर में ये कॉलोनियाँ गिराने का इनका एक सिस्टम है, जो खुद ही सिस्टम गलत है, बिकॉज दे कैन बी ऑल्टरनेटिव्स एंड आई विल स्पेल कि किस तरह से ये विविधता बनाए रखें आप शहर में। पर अगर आप गिरा भी रहे हो, चलो कोई बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ पे हमने एक बहुत ज़रूरी कोई बिल्डिंग बनानी है और हमें ये ज़मीन चाहिए, तो भी क्या हम ये सब चीज़ें एंटिसिपेट नहीं कर सकते? लाइक पहले से इनके बारे में सोच के, योजना बना के, लोगों को अपने साथ लेके कि अच्छा अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, वो हम क्यों पहले इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते उसमें। सो ये सब सवाल उठते हैं कॉलोनी नंबर 4 के गिरने से। और इसको मैं भी कॉलोनी नंबर 4 बोल रही हूँ क्योंकि हर जगह कॉलोनी नंबर 4 छप रहा है,
पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसको लेबर कॉलोनी नंबर 4 इसका एड्रेस है। इसमें जो ये लेबर वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है जो सब लोग हटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसके बारे में बातचीत हो रही है, वो बातचीत में आ रहा है कि ये लोग इल्लीगल थे, सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे थे, जैसे कि इनका अपना कोई वजूद नहीं था और ये कुछ बहुत ही गैर कानूनी टाइप का कर रहे थे, उस तरह का एक वो बनाया जा रहा है ना। पर एक्चुअली में तो ये दिहाड़ी कमाने वाले ये शहर के लेबर थे, मजदूर थे, हैं, और इनके बिना शहर नहीं चल सकता। ये शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और जब ये शहर के लिए इतने ज़रूरी हैं तो इसमें इनके लिए शहर में रहने की जगह क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो जो खाली जगह है जहाँ पे इनको इतने सालों से सबको पता है, चोरी तो नहीं है ना, ये रात के अंधेरे में नहीं हुई, सबको पता है कि ये यहाँ रह रहे हैं और दिख रहा है, तो सडनली एक दिन में ये किस तरह से इलीगल हो गए? यहाँ पे आप जो कह रहे थे वो रियल एस्टेट वाला ग्रीड आ जाता है। इतनी प्राइम लैंड है, इलांते मॉल वहाँ है, उसके पीछे ये लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं हम कुछ अच्छा सा ऐसा 5 स्टार होटल बनाएं और वो प्राइम लैंड से रियल एस्टेट का पैसा कमाएं? सो दैट थिंकिंग व्हेन इट कम्स, तो यूज़ वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, सब कुछ मतलब एक्सचेंज के तरफ ही चला जाता है, इंसान की कीमत नहीं देखी जाती। सो आई मीन फ्रॉम दैट बेसिकली एंड और कई तरह की विविधताएं जिसके बारे में आज मैं नहीं बात करूँगी, जैसे आई मीन प्लानिंग में हम लोग विविधता को सोचते हैं कि किस तरह का लैंड यूज़ होना चाहिए, कि कहीं पे सिर्फ कमर्शियल है या सिर्फ इंडस्ट्रियल है या मिक्स्ड है। मिक्स्ड को आम तौर पे सेफ़र भी माना जाता है, क्योंकि वो एकदम से, अगर जैसे इंडस्ट्रियल है तो वो रात को बंद हो जाता है, विमेन के लिए बड़ा अनसेफ हो जाता है, और किसी को लेबर जो काम कर रही है इंडस्ट्रियल में वो उनको दूर रहना पड़ता है, सो वो इतना ठीक नहीं है। पर अगर वो मिक्स्ड हो, वहीं पे रेजिडेंशियल हो, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो, कमर्शियल भी हो, तो आराम से अपना ग्रोसरी भी किया जा सकता है, तो बच्चों के पार्क भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ विविधता प्लानिंग के नज़रिए से। इकोलॉजिकल विविधता भी बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ में बहुत अच्छे पेड़ हैं, बहुत हरा भरा शहर है, और बहुत ध्यान दिया गया है कि ग्रीन स्पेसेस क्रिएट की जाएं। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, लेकिन इकोलॉजिकली यहाँ पे उतनी विविधता नहीं है। अगर आप देखेंगे एक सड़क पे एक ही तरह के पेड़ लगे रहते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज ज़्यादा हैं, नेचुरल स्पीसीज राइट। एंड जैसे आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लाइक एक अलग ही माहौल था ना चंडीगढ़ का एक ग्रिड इम्पोज होने से पहले, और मतलब किस विविध तरह के ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस फॉलो होते थे। मे बी आप थोड़ा सा बता सकते हैं कुछ पीजीआई के पीछे का आप बता रहे थे ना अभी। इसमें जैसे चंडीगढ़ बसने से पहले यहाँ पर जो गांव थे उनमें उनका ट्राइबल कोड था बालकनाथ, तो वो आजकल जो जहाँ उसका असली वो था वो एक तो पीजीआई की दीवार में आ गया है, और एक जो सेक्टर 10 जो सेक्टर ये बॉयज जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके उसमें आ रखा है। तो अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं और वो जो सालाना उनका अपने ट्राइबल कोड को सेलिब्रेट करते हैं, उनका मेला भी भरता था। तो वो मेले, किस्से, कहानियां, वो सभ्यता, वो जो भी वहाँ के उन गांव के रहवासियों का जो सभ्यता थी वो सारी तो जमींदोज कर दी गई। तो वो अब उसके बस कुछ अवशेष ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो उनको भी उस तरीके से नहीं रखा गया। और दूसरा मतलब ये बहुत कॉलोनियल स्टाइल था कि एक ही जैसे पेड़, जैसे जो फॉरेस्ट कवर जो ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में डेवलप करने शुरू किए कि भाई लकड़ी वाले जो पेड़ हैं सफेद ही लगा दो एक, और पॉपुलर के पेड़ ही लगा दो, या फिर दूसरे जो वो चना वो जो हाँ वो वही लगा दो। तो वही माइंडसेट यहाँ पे भी, अच्छा ये एक पेड़ है ये बहुत सुंदर लग रहा है, सारे सड़क के किनारे यही लगा दो। तो जो पक्षी हैं वो एक्सोटिक्स, जो यहाँ के पक्षी थे वो एक्सोटिक स्पीसीज के पेड़ों के ऊपर घोंसले ही नहीं बना पाए अपने, उनको समझ में ही नहीं आया कि पेड़ कैसा, इसके ऊपर घोंसला कैसे बनाएंगे हम। तो सो वो सारे अब चंडीगढ़ में मतलब जो को बहुत गड़बड़ है, जो थोड़ा सा जो
चंडीगढ़ से बाहर सुकेतरी की तरफ हम जाते हैं, लोअर शिवालिक फुटहिल्स जो कंडी इलाका, तब जाके थोड़ी चीजें नॉर्मल होती है। नहीं तो चंडीगढ़ के अंदर तो एक्सोटिक स्पीशीज की ऐसी भरमार है कि पक्षियों को बड़ी दिक्कत आती है। तो चंडीगढ़ में विविधता की काफ़ी कमी है, मतलब क्लास के हिसाब से भी देखा जाए, और अगर मतलब कई तरह की विविधताएं, इकोलॉजिकल भी और ह्यूमन भी, और उस वे में चंडीगढ़ एक तरीके से शहरी मोनोकल्चर का शहर है। बिल्डिंगें भी एक तरीके की हैं, सड़कें भी 1 2 3 4 मतलब उस तरह के नंबर हैं, जो भी सेक्टर भी, और अफोर्ड करने वाले लोग भी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, थिंकिंग भी काफ़ी सिमिलर सी बन रही है। तो ये चीज़ें शहर को कुछ एक डायनामिक नहीं रखती, फिर न एक ना धीरे धीरे वो उसका सोल, कई लोग कहते हैं चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी है लेकिन सोललेस सिटी है। चंडीगढ़ ना जाई सजना उत्थे पत्थरां ते घर ते पत्थरां दे दिल। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि वो पत्थरों का शहर है और वहां पे पत्थर ही है, दिल नहीं आपको नजर आएंगे। तो वो पंजाबी में भी, हरियाणवी में भी वही बात बोल रहे हैं। और जो गांव देहात में जो किस्से चंडीगढ़ के लिए घड़े गए, हरियाणा और पंजाब के गांव देहात में, वो इसी किस्म के ही घड़े, पत्थर, और उसमें कोई उसका कोई सभ्यता, कोई कल्चर नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वहां पर जो बाबू लोग और जो बड़े लोग रह रहे हैं, वो जो पैसा लूट लें हरियाणा पंजाब से, उससे उनके घर बन जाएं और चलें। मतलब यहाँ तक भी कहा जाता कि जो चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट है, और जो चंडीगढ़ वो जो वकील हैं वो पंजाब हरियाणा के किसानों के मुकदमों की वजह से इनके बड़े बड़े घर आबाद हैं। और वो दिख रहा है ना, मतलब अब जब हम ये लेबर कॉलोनी नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो शहर के नागरिकों ने आवाज़ नहीं उठाई ना, किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर तो नहीं ढहे ना, जो मजदूर थे उनके घर ढाए गए। और उसके लिए एक अच्छी सी शहर, मतलब जब वो गाड़ी में जाएंगे तो उनको वो गंदा सा इलाका जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। आई चंडीगढ़ में नहीं देखने को मिलती वो सब, लेकिन वो नहीं देखने को मिलती भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोगों की, जब हम हमारे घर वो लोग आ रहे हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो क्या तो चंडीगढ़ के नागरिक ये सवाल नहीं पूछते कि वो लोग रहते कहाँ हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, और अगर कोई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी वो सुविधाएं मिल रही हैं जो चंडीगढ़ में हम इतने प्राउडली कह रहे हैं कि चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, अच्छी बिजली है, ठंडा पानी है, सतलुज का पानी है। क्या वो इन मज़दूरों को भी है, अवेलेबल है? और अगर नहीं है तो फिर चंडीगढ़ रियली ब्यूटीफुल है? मतलब चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिर्फ एक बाहर ही नहीं होता ना, एक सोल, जो आपने अभी बहुत सुंदर एक वो कविता सुनाई, सोल इज़ ऑल्सो, चंडीगढ़ केयरिंग सिटी क्यों नहीं है? क्यों अपने नागरिकों, ये भी नागरिक हैं मजदूर जिन्होंने शहर बनाया है, ये भी, इनका भी अधिकार है शहर पे, इनका भी राइट टू द सिटी है, इनके लिए क्यों नहीं बन रहा? तो इसका मतलब टुवर्ड्स द एंड में एक जो कई और लोगों ने भी इस पे बात की है, जो मुझे लगता है समाधान इन्हीं बस्तियों में ही है, गौतम भान ने भी कहा है। तो ये समाधान हमें देखना होगा, और इसको अगर शहर की जो सरकार है वो शहर के मज़दूरों के लिए घर नहीं दे सकती, नए घर नहीं बना सकती, तो जो घर बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए, बल्कि जो ये कॉलोनियाँ बसी हैं ना, जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हैं, ये स्मार्ट सिटी है इन सम वेज, क्योंकि ये हमेशा इनकी लोकेशन जो होती है ये बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मार्टली और कन्वीनियंटली लोकेट की जाती हैं। लेबर कॉलोनी नंबर 4 इंडस्ट्रियल एरिया के पास थी, सबसे ज़्यादा मज़दूर लेबर कॉलोनी ये इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए होते हैं, हर इंडस्ट्री को मज़दूर चाहिए। सो उसके पास होना मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन नहीं जाएगी, और इनके लिए भी मतलब सब हर तरीके से वो एक अच्छी लोकेशन थी। सिमिलरली और भी कई जगहों पे बस्तियाँ, इनफैक्ट कई बार तो काफ़ी बार ये भी होता है कि ऐसे बस्तियाँ और कॉलोनियाँ जो शहर के सबसे अनवांटेड एरिया होते हैं, कोई भी शायद रिच लोग इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में नहीं रहना चाहेंगे, है ना, तो ऐसी या किसी गार्बेज डंप के पास नहीं रहना चाहेंगे, उसके आसपास
इस तरह की बस्तियां बसती हैं और ऊपर से उन जगहों को डायनामिक वे में आबाद करती हैं। और आई मीन खैर वो इनके उसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए या किसी के लिए भी द एयर इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, या सीवेज की बहुत इशू है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, अगर सरकार ये कर सकती है कि जहाँ पे अब ये स्मार्ट डिसीजन हो गया, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन हो गया कि इंडस्ट्रियल कॉलोनी नंबर के पास, इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक कॉलोनी अगर बसी है तो लोकेशन वाइज दैट इज़ द अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर वर्किंग क्लास, क्योंकि वहीं पे उनका काम है और वहीं पे वो रह रहे हैं। ठीक है, हर वे में वो एक अच्छा डिसीजन है। तो क्या उस लोकेशन को रिस्पेक्ट करते हुए उसी स्पॉट पे सरकार सुविधाएं नहीं दे सकती? वहीं पे अच्छी सड़कें बनाई जाएं, वहीं पे अच्छा पानी का कनेक्शन दिया जाए, बिजली का कनेक्शन दिया जाए। ठीक है, उसका मीटर लगाओ, आप बिल लो, सीवेज सिस्टम प्रॉपर हो, हाइजीनिक एरिया हो, वहाँ के भी बच्चे, मतलब एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी होती है। हमारे देश से पॉवर्टी आज तक क्यों नहीं गई? क्योंकि इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी नहीं हो पा रही। गरीब के बच्चे गरीब हैं, उसके भी बच्चे और गरीब हैं। आई मीन एक मेरी पीएचडी स्टूडेंट की लखनऊ में मनीषा की स्टडी है, जिसमें उसने देखा कि इंटरजेनरेशनल अपवर्ड मोबिलिटी की जगह डाउनवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी हो रही है, क्योंकि लोगों के फादर के पास तो चलो चाहे वो पीएन थे लेकिन गवर्नमेंट जॉब थी, एक सिक्योरिटी थी, कुछ हद तक वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब्स ही इतनी कम हो गई हैं कि उनके बच्चों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन उतना सोशल कैपिटल भी नहीं है कि वो अपना कुछ करके पैसे कमा सकें अच्छे। सो दे हैव टू डू कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, जिसमें 10-15 हज़ार के बीच में आपको महीने का तनख्वाह मिलता है। फादर पीएन रहे होंगे लेकिन सरकारी नौकरी में 25-30 हज़ार कमा रहे थे, लेकिन उनके बच्चे उससे कम कमा रहे हैं। और अब ये कॉलोनी, लेबर कॉलोनी नंबर 4 में आप देखें या कई सारी बस्तियों में देखें जो गिरा दी जाती हैं, तो एक जो 50 साल से किसी ने अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, उसकी एक स्टेबिलिटी बिल्ड करी थी और बच्चों का शायद भविष्य बेटर होता, शायद वो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 29 में जाते रहते, तो शायद उनका some of them might have broken out of that poverty cycle। लेकिन एक दिन एक बुलडोज़र या पता नहीं कितने बुलडोज़रों ने उनको ढाके बैक टू ग्राउंड लेवल, ग्राउंड ज़ीरो कर दिया। सो दैट रियली नीड्स टू बी क्वेश्चन कि अगर एक स्टेबल जगह दी जाए मजदूरों को शहर में, जहाँ पे मतलब अलग अलग जगहें क्लोजर टू वेर एवर दे आर वर्किंग, और वो जगह यूजली आइडेंटिफाई खुद ही लेबर कर लेते हैं या सरकार भी कई बार हेल्प करती है। इनफैक्ट लेबर कॉलोनी नंबर 4 को भी मोस्ट लाइकली सरकार ने बोला होगा इधर बस जाओ 40-50 साल पहले, पर आज की डेट में वो प्राइम रियल एस्टेट हो गया, तब वो बाहर था शहर के थोड़ा, तो वो इलीगल हो गए। एक ये सोल्यूशन ही है, इन सीटू रिहैबिलिटेशन कहते हैं इसको, इन सीटू रिहैबिलिटेशन कह लो, जिसमें वहाँ पे चलो आपको ये तरीके का बिल्डिंग लग रहा है अनसेफ है या ख़तरनाक है, अर्थक्वेक के हिसाब से नहीं बनी, तो वहाँ पे इनको कुछ डिज़ाइन दे दिया जाए, या कि आप अपने अपने घर खुद बना लो। सरकार का कोई खर्चा नहीं है, सरकार सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये लोग अपने घर बना रहे हैं। सो दैट इज़ या उस जगह को थोड़ा, उसी जगह को बेहतर कर दो, दैट इज़ वन मोर सोल्यूशन। The third thing that is very important to consider, कंस्ट्रक्शन तो रुक नहीं रही है, शहर भी बंद नहीं हो रहे हैं, और एक के बाद एक बनता जा रहा है। हर एक चीज़ इंडिया में, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स मैनुअल लेबर से बन रही है। हर एक के लिए, हर एक शहर को पता है वो शहर बनाने के लिए लेबर आएगी ही आएगी, उनको चाहिए, आएगी और उनको भी चाहिए। तो क्यों शहर का प्लान ही इस तरीके से नहीं बनता कि अच्छा इस शहर को बनाने के लिए अगर 2500 लेबर चाहिए, तो कैन वी ऑल्सो, यहाँ पे हमने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, यहाँ प्लॉट बनाना है, यहाँ ऑफिसेज बनाने हैं, यहाँ सिनेमा हॉल बनाना है, तो यहाँ पे हम लेबर के लिए जगह क्यों नहीं रख सकते, जो शहर बनने के बाद भी रहे। जिन लोगों ने शहर में अपना योगदान दिया है उनके रहने के लिए भी इस शहर में जगह हो। वो क्यों प्लानिंग के टाइम, वो क्यों सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग योजना बनाने के समय ये बात क्यों नहीं सोची जाती? इसका कोई लोग जवाब देंगे, अरे हम एक को घर देते हैं तो वो किराए पे दे देता है, 10 लोग आ जाते हैं। 10 लोग इसीलिए आते हैं ना क्योंकि शहर को 10 लोगों की ज़रूरत है। तो क्यों हमारे सर्वे के तरीके हमेशा कम पड़ जाते हैं? क्यों हमारी एस्टिमेशन, मतलब हमें एस्टिमेशन भी करनी नहीं आई
कि अगर इस शहर को इतने लोगों की ज़रूरत है, कोई खाली बैठ के तो शहर में रह ही नहीं सकता, नौकरी करके भी अफोर्डेबिलिटी इम्पॉसिबल है, तो खाली बैठ के तो आप नहीं रह सकते ना। सो अगर आप उस शहर में आए हैं, मीन्स शहर नीड्स यू, मीन्स यू हैव अ जॉब, सो देन आपको कहीं तो रहना पड़ेगा, मतलब शरीर है कहीं तो रखना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी हाउस, इट हैज़ टू बी फेड, ये तो बड़ी बेसिक नीड्स है ना। एंड सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ एंड सिक्योर और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करे। ये अफोर्डेबल रेंटल स्कीम ने ये भी कहा है, आई मीन उसके पहले और भी कई स्कीम्स आई हैं जिन्होंने ये बात रिकॉग्नाइज करी है। सो दिस हैज़ टू हैपन एंड दिस हैज़ टू हैपन एट द प्लानिंग स्टेज, इज जो मैं आर्ग्यू कर रही हूँ कि ये हर बार बाद में क्यों हम सोचते हैं, ये चीज़ें क्यों हम पहले नहीं सोच में लाते। और ये जब, क्योंकि शहर अगर हम पहले सोच के बना रहे हैं, उसमें सेक्टर काट रहे हैं, सड़क काट रहे हैं, तो यार एक सेक्टर बना दो ना आप इनके लिए भी, और उसमें आपको घर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दीज लोग अपने घर खुद बना लेंगे, तो सरकार का उतना खर्चा भी नहीं जाएगा। बस ये प्रॉमिस चाहिए कि आप कल आके इसको ढाओगे नहीं, ताकि वो लोग भी कल अपनी ज़िंदगी बेहतरीन कर सकें, शहर के साथ साथ वो भी ग्रो कर सकें। जिस तरह हम कह रहे, मैंने शुरू किया था राइट टू द सिटी से, कि शहर हमें बदलता है, हम शहर को बदलते हैं, हमारा आपस में एक बड़ा डायनामिक रिलेशनशिप है, मजदूरों का भी वही रिलेशनशिप है, उनका भी वही अधिकार है और हमें उनको वो देना चाहिए। हम गांव में सुनते रहते हैं कि हमारा ना आदमी ना अपना दुख तो कम दुखी हुआ है, दूसरा सुख तो फालतू दुखी रहा है। तो लाइक हरियाणवी का होता है मतलब कि ये किस तरीके से ग्रो करके है, कुछ इस तरीके की साइकोलॉजी की ग्रोथ देखी नहीं जा रही क्लास से, ये ग्रो करी कैसे रहे, ये यहाँ रही कैसे गए, स्थायी हो के इनके अंदर स्थायी तो आई कैसे रहा। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर पे था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये बोला है तो गंद है, इसको तो हटाना चाहिए, बताओ क्यों स्टे कर दिया। तो ठीक डिसीजन था वो 4 नंबर हटाने का, तो ये लोग बोल रहे थे वहाँ पे। ये सिर्फ कॉलोनी में ही है, पूरा रिजर्वेशन पे भी यही से बहस आती होती है सारी, मतलब जो वर्किंग क्लास थोड़ा उसके अंदर स्थायित्व आ रहा है, थोड़ा ग्रो करे, उसमें बहस आती है। एक सिंपैथी या किस तरीके से कि इंसानियत के नाते कोई सोच रहा था बहुत कम दिखता है। जब एक क्लास के लिए सरकार कुछ करेगी, फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ में कार बैन की बात करें या पंजाब यूनिवर्सिटी में ही कार बैन की बात करें, तो एक लॉबी ऐसी होगी जो बोलेगी कि हाँ कार बैन कर देनी चाहिए, हाँ ठीक है 2 व्हीलर्स अलाउ कर दो, 2 व्हीलर्स इज गुड, 2 व्हीलर्स तो होने चाहिए स्टूडेंट के पास। पर एक ऐसी लॉबी होगी जो बोलेगी कि नहीं कार कैसे आप बैन कर सकते हो, कार के बिना तो हम मतलब हम कर ही नहीं सकते, मतलब वी कांट जस्ट सिट इन एनी मतलब यूज एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसे। तो वो तो मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है। और यही तो चीज मुझे लगता है आपने जो सबसे पहले बोली कि पीपल हैज टू बी एसोसिएटेड विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे को कैसे समझेंगे, जब वो समझेंगे तब ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कोई रिजोल्यूशन समझ में आएगा। क्योंकि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा और हर पॉलिसी में रहेगा, क्योंकि हर पॉलिसी का एक फायदा होगा जो एक कम्युनिटी को होगा और दूसरा फायदा होगा जो दूसरी कम्युनिटी को होगा, और वो एक के फायदे से दूसरे को नुकसान हो सकता है कि कार बैन होने से किसी दूसरे वाले को ये हो सकता है कि नहीं कार बैन होने से मैं कार में नहीं बैठ पाऊंगा, और दूसरे वाले को ये भी लग सकता है कि अच्छा हुआ चलो कार बैन हो गई, लेकिन वो उसके लिए तो वो एक नाखुश है और दूसरा खुश है। इनका रेगुलेशन नेगोशिएशन है, कंसेंसस है और आपस में एक दूसरे को समझना है, लेकिन उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। और उसके लिए मतलब ये अभी क्या है ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो एक साइड के पास पावर बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी फेयरली नहीं हो सकता। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अगर आप आपस में दो साइड के दो डिफरिंग अगर विविध विचार हैं, तो अगर एक बिना डिफरेंस मतलब बिना पावर डिफरेंस के आप लोग आपस में बात करते हो तो शायद कुछ एक मतलब म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जब एक साइड का इतना बड़ा मतलब यहाँ पे है और दूसरी इतनी यहाँ पे है, तो वो और इनको पावर मिलती जा रही है और इनके पास इनसे छीनती जा रही है, तो कैसे होगा। और एक आपने अभी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट करी ना, दिस नोशन की ये जगहें गंदी हैं, ये जगहें गंदगी है, ये दिस इज़ मतलब रिफ्लेक्ट्स हमारा, तो ये इस पे ये सवाल उठता है कि ये गंदगी का जिम्मेवार कौन है। ये वो लोग हैं जो अपने घर वहाँ बना रहे हैं, या ये सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है शहर को साफ रखना, प्लम्बिंग प्रोवाइड करना, ठीक सही बिजली प्रोवाइड करना,
पूरे मतलब सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट करना। जो शहर बन भी रहा है, बस भी रहा है, जब तक मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रहेंगी, आय की असमानता रहेगी, शहर आखिरी में उधर के ही तरफ मूव करेगा। आखिरी में वही कैटेगराइजेशन भी होगी। और जिस किस्म से जो मतलब सफाई, पहले तो सफाई कर्मचारी सरकारी थे, तो उनको आपको चाहे वैसे 4th क्लास क्वार्टर थे, वो 1.5 कमरे का ही क्वार्टर था, लेकिन देना पड़ता था ना। और उसकी तनख्वाह भी थी 20-25-30 हजार। तो उसकी थी हिम्मत की वो थोड़ा स्पेंड कर पाए अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन अब जब से कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ, सफाई वाला काम है, और उसको मिल तो 8-9 हजार रुपए रहे, वो 8 और उसको क्वार्टर भी नहीं मिला। तो वो मतलब आपने जो शहर की जो चीजें थी, जो सर्विस सेक्टर था, उसका प्राइवेटाइजेशन किया ना, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बनाया ना, तो अब उसमें आप पैसे तो आप थोड़े से दे रहे हो, तो उसमें वो कैसे होगा? मतलब जो असमानताएं हैं वो तो खुद आपने पैदा की हैं अपनी पॉलिसी से, और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हो ना। मतलब एक्चुअली में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर की सरकार की है ना, क्योंकि शहर के लिए काम कर रहे हैं इतने सारे जो लोग हैं, शहर की मेंटेनेंस में, शहर को बनाने में यही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो कि जो इनकी सैलरीज जैसे बात हुई, या इनके रहने की, आवास की जगह, उसमें आप टोटली शिफ्ट कर रहे हो कि ये लोग मतलब कोई सोच ही नहीं रहे। और जब ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपको वो नहीं दिख रहा कि अपने बारे में सोच के एक घर बना रहे हैं और हमारा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे। आपको बस वो ज़मीन दिख रही है और आप एक दिन में आके उसको ढा रहे हो। अभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल का तो और बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। लाइक वी जस्ट मेट अभी यहाँ पे लीजर वैली में, रोज़ गार्डन में एक माली मिले, कहते मैं आखिरी यहाँ का इस गार्डन का आखिरी सरकारी माली हूँ। इसके बाद जितने भी आए हैं अब, और मैं रिटायर होने वाला हूँ 1-2 महीने में, अब सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वालों को सरकार तो चलो मिनिमम वेज देती है, जो मिनिमम वेज इज़ वही 10-12 हज़ार आता है। लेकिन अब ये तो चलो 10-12 हज़ार मिल रहे हैं, ये भी बहुत कम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर तो मिनिमम वेज भी नहीं दे रहा, और उस पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। उनको तो सरकार नहीं पूछ रही, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रही। जो घर अपना बना रहे हैं उसको गिरा रहे हैं। इतने सारे लोगों ने चंडीगढ़ में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बड़े बड़े घरों में की हुई है, सरकारी घरों में भी की हुई है, उन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। इलीगल और लीगल की डेफिनेशन बहुत ही क्लास सेंट्रिक है हमारी कंट्री में।